गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट की बात करेंगे नागपुर यूनिवर्सिटी की। राजसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, उसका पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है। अभी क्या हुआ, उन्होंने अपना पैट निकाला। पीएचडी में एडमिशन 3 तरीके से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि पीएचडी में जो एडमिशन होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। पहला तरीका क्या है, जिसका नेट सेट और जेआरएफ, जिसका ये क्वालिफाई होता है, ठीक है, उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। उसके बाद जिसकी एमफिल क्वालिफाई हो रखी है, जिसने एमफिल किया हुआ है, उसका भी डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और भारत के अंदर 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है: स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है। तो हर यूनिवर्सिटी अपना अपना रीट का एग्ज़ाम लेती है, जिसको हम रिटन टेस्ट भी बोलते हैं, या पैट का एग्ज़ाम भी लेती है। कहीं पे पैट बोलते हैं और कहीं पर रीट बोलते हैं। तो ये नागपुर यूनिवर्सिटी ने अपना ये एंट्रेंस टेस्ट निकाला है अभी, ठीक है। अभी इसके जो ऑनलाइन इन्होंने एप्लीकेशन को जो स्टार्ट किया, उन्होंने कभी स्टार्ट किया, ऑनलाइन फॉर्म कभी स्टार्ट हुई, ये 10 अप्रैल से चालू हुए थे। 10 अप्रैल से चालू हुई। इन्होंने इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। और उसके फॉर्म को एप्लीकेशन फुलफिल करने के बाद उसकी जो हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी पड़ती है, वो पीएचडी सेल में सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन फॉर्म में हम कुछ और भर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स कुछ और होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये इनकी हार्ड कॉपी सबमिट कराते हैं, क्योंकि वो सबमिट इसलिए कराते हैं कि आपके द्वारा जो सेल्फ अटेस्टेड की गई है, अगर XYZ कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं होंगे, इसलिए उसके हार्ड कॉपी को सबमिशन करवाते हैं। उसके अब एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। एडमिट कार्ड इन्होंने 4 अप्रैल को इन्होंने वो कर दिए, स्टार्ट कर दिए। रात को 4 तारीख को इन्होंने जारी कर दिए, सबकी मेल पे आ चुके हैं। अब इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। एग्ज़ाम डेट में इन्होंने जो पहला एग्ज़ाम है वो 9 to 12 है, मई को, इसी महीने में। आज 6 तारीख हो गई है, 6 मई है, और आफ्टर 3 डेज बाद इनका एग्ज़ाम है। 9 तारीख को इन्होंने फैकल्टी वाइज एग्ज़ाम रखे। हमारे यहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी में 4 प्रकार की फैकल्टी है: इंटरडिसिप्लिनरी फैकल्टी, ह्यूमन फैकल्टी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी। ये 4 प्रकार की हमारे यहाँ पे फैकल्टी है, ठीक है। अब इन्होंने जो एग्ज़ाम का पैटर्न रखा है, जो इन्होंने अपने तरीके से पेपर को सेटअप किया है, वो किस तरीके से इन्होंने पेपर लेना है। पेपर इनका एक ही पेपर होगा। उस पेपर में 2 चीज़ें आएंगी, एक रिसर्च और एक सब्जेक्ट। रिसर्च भी क्या होगा, रिसर्च में 50 नंबर की रिसर्च आएगी और 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। उसमें जो रिसर्च है, रिसर्च में 50 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनका जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। अब देखो, जैसे 50 क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50 में से आपको मिनिमम 20 मार्क्स आने चाहिए, मिनिमम 20। अगर आपके 20 से एक भी मार्क्स डाउन है तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इन्होंने सब्जेक्ट में दिया है। सब्जेक्ट में भी इनके 50 क्वेश्चन है, 50, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 100 ही उसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसमें जो 50 उनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, आपको उसमें मिनिमम 20 मार्क्स लेके आने हैं, मिनिमम। अगर आपने एक भी कम किया तो आप इसमें नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे। तो जब ये आपके 20 क्वेश्चन इधर सही हो जाएंगे, रिसर्च के 20 इधर हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए 40। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया उनका सिर्फ पास होने का है, ठीक है। इसके ऊपर इनका क्या है, रेशियो बनाया है इन्होंने, उसमें कि आपको इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है उसमें 20 पे क्वालिफाई है, फिर ऑल ओवर इनकी कट ऑफ बनती है। उन्होंने कहा कि मिनिमम आपको 50 मार्क्स चाहिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है। जनरल, OBC, SC और ST, इन कैटेगरी का अलग अलग रिजल्ट रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको मिनिमम मार्क्स 50 चाहिए। 50 के अबाउट जितने भी होंगे वो मैक्सिमम होंगे, इतना आप मेरिट में अप एंड डाउन रहेंगे। तो अभी क्या है कि इनका 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का, और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए सबको पेपर अच्छे से करना है और पूरी मेहनत से इसको फोकस करना है, जिससे कि सबका क्वालिफाई हो जाए। और एक चीज़ नागपुर यूनिवर्सिटी ने इस बात बहुत अच्छी की है कि आपने अगर एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया पैट का, तो उसमें आप 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। आप 3 साल के अंदर कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपका इस टर्म में क्वालिफाई हुआ तो आपको इसी टर्म में एडमिशन लेना है, ऐसी बाउंडेशन नहीं है। एक रिसर्च स्कॉलरों के लिए या आने वाले जितने भी हमारे PhD स्कॉलर बनेंगे, आगे PhD करने की तैयारी करें, उनके लिए एक बहुत अच्छा वो है, प्लेटफॉर्म है। और दूसरा क्या है कि सेंटर भी अलॉट हो गया है, ठीक है। अभी किसका
इंटरडिसिप्लिनरी फैकल्टी को कितने सेंटर अलॉट किए गए हैं, ह्यूमैनिटी को कितने सेंटर अलॉट किए गए हैं, कॉमर्स एंड आर्ट को कितने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितने, सबको सेंटर अलॉट हो चुके हैं, इनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, इनके सेंटर की डेट आ गई है और एग्जाम की भी डेट आ चुकी है, ठीक है। और नागपुर यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा किया है। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, एक कन्फ्यूज़न रहता है कि एक नेट सेट और JRF, ठीक है, उसका कन्फ्यूज़न रहता है। ये इंटरव्यू में आके एक ही माँ के बेटे हो जाते हैं सब, ठीक है। कैसे? एक तो पैट क्वालिफाई करके आया, उसका भी वही इंटरव्यू होगा, और एक नेट सेट JRF करके आया, ठीक है, उसका भी वही इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो MPhil क्वालिफाई करके आया वो भी उसी इंटरव्यू में बैठेगा। बस डिफरेंस ये है, नेट सेट JRF वाले को एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठना है। MPhil वाले को भी क्या है कि डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठना है, ठीक है। और जो पैट वाला है, जो रीट क्वालिफाई करके आया, उसको पहले एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, उसके इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आने के बाद में इनका सबका लेवल एक ही हो जाता है। वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि मैंने नेट क्वालिफाई किया है, मैंने सेट क्वालिफाई किया है, मैं MPhil करके आया हूँ या मैं पैट क्वालिफाई करके आया हूँ। ऐसे इनका लेवल सबका एक ही हो जाता है। वहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है फिर, ठीक है। सबसे पहले इनको क्या काम करना पड़ता है, एक सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। उस सिनॉप्सिस में एक गाइड चूजिंग होता है। कहीं कहीं पे तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपने आप आपको गाइड चॉइस करके देती है कि आप इस गाइड के अंडर में आप वो करेंगे। लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है, जो हमारी राजचंद्र तुगड़ो महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप गाइड अपनी चॉइस का कर सकते हैं। अगर आप गाइड अपनी चॉइस का करेंगे, आपकी ट्यूनिंग मैच होगी, तो आपका रिसर्च वर्क भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि रिसर्च स्कॉलर एक्टिव होना चाहिए और एक गाइड भी अच्छे होने चाहिए जो आपको अच्छा प्रमोट करे। तो उसमें क्या होगा, फिर आपको गाइड से मिलने के बाद जब आप ये इंटरव्यू एक RAC फेस करेंगे, फेस करने में आपको क्या होगा, एक टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा। टाइटल किसके द्वारा होगा, गाइड का। आपका मिलने के बाद कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद में आपको एक टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस टाइटल के बेस पे, आपने जो टाइटल बनाया है उसके बेस पे आपको क्या सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। एक सिनॉप्सिस में थोड़ा सा एक वो रहता है कि कितने पेजेस की होनी चाहिए। मिनिमम आपका कंटेंट क्वालिफाई होना चाहिए। आपको जो आप जब RAC फेस करेंगे, आपके जो सामने एक्सपर्ट लोग बैठेंगे, आप उनको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। आप सिनॉप्सिस 10 पेज की भी बना सकते हैं, 20 की भी बना सकते हैं, आप ज़्यादा की भी बना सकते हैं। मिनिमम 20 और 30 की होनी चाहिए सिनॉप्सिस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सारे टॉपिक्स आपके वो हो जाते हैं, क्या नाम, एक्सप्लेन हो जाते हैं, डिस्क्राइब हो जाते हैं सारे टॉपिक्स आपके। तो वहाँ से ये सिनॉप्सिस बनती है। सिनॉप्सिस बनने के बाद में आपकी RAC होती है। RAC होने के बाद में वहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठते हैं। RAC का मतलब क्या होता है, रिसर्च एडवाइजर कमेटी। वहाँ पे 5 मेंबर्स बैठते हैं, आपके जो फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं, इंटरडिसिप्लिन फैकल्टी के जो RAC के मेंबर्स हैं, वो 5 लोग बैठते हैं। 5 लोग बैठने के बाद में आपसे डिस्कस करते हैं, वो आपने जो टाइटल लिया है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस टाइटल की जो आपने लिया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसे लेने के बाद क्या क्या करना क्या है आपको। फिर उसके बाद में आता है एक सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी। सिग्निफिकेंट स्टडी में ये होता है कि मोटा मोटा सा बोल लेंगे कि आपने जो रिसर्च आप कर रहे हैं, इससे सोशलाइजेशन, मतलब जो हमारे समाज है उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये चीज़ें उसके अंदर हमें ऐड करनी पड़ती है। उसमें सिनॉप्सिस के अंदर 3 चैप्टर होते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर कौन सा होता है, हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। थर्ड चैप्टर हमारा क्या होता है, मेथोडोलॉजी होती है। फोर्थ चैप्टर हमारा एनालिसिस का होता है, वो सिनॉप्सिस में नहीं होता। फिफ्थ चैप्टर हमारा क्या होता है, कंक्लूजन का होता है। कंक्लूजन होता है, उसके बाद में रिकमेंडेशन आते हैं उसमें, ठीक है, ये उसके अंदर आते हैं लास्ट में। समरी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ये 5 चैप्टर में होते हैं, 5वें चैप्टर में होते हैं। थीसिस में और जो सिनॉप्सिस है उसमें यही एक डिफरेंस रहता है कि जो हमारी सिनॉप्सिस रहती है उसमें 3 चैप्टर रहते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की रूपरेखा तैयार करना। हम जब मकान बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन का क्या होता है, उसका नक्शा मैपिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले सिनॉप्सिस भी हम उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, इसलिए उसको रिसर्च प्रपोजल बोला जाता है। सिनॉप्सिस बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल, और ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं उसको, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का पहले जब भी, जैसे सपोज करो ये मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया, ये क्या है, एक डिज़ाइन है, ठीक है। ये इसको हम पैराडिज्म भी बोलेंगे, पैराडिज्म, ठीक है। हम इसका क्या कर रहे हैं, एक डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। तो सिनॉप्सिस भी एक डिज़ाइन का काम करती है।
उसके बेस पे आपकी रिसर्च होती है। बस एक आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, सिनॉप्सिस के अंदर 3 चैप्टर होते हैं और थीसिस के अंदर 5 चैप्टर होते हैं। ये ध्यान रखना, पहले सिनॉप्सिस बनती है, आफ्टर दैट उसके बाद थीसिस होती है, डायरेक्ट थीसिस नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसमें और नागपुर यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह भी है कि आपका जो कोर्स वर्क है वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम 60 आवर्स होने चाहिए कोर्स करने के लिए, कोर्स वर्क करने के लिए पीएचडी के। लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी बात है, या हम इसको बोलेंगे कि बहुत खूबसूरती है नागपुर यूनिवर्सिटी में, जो वो 12 दिन में ही अपना कोर्स को कंडक्ट कर लेती है। ऑनलाइन भी कर लेती है, ऑफलाइन भी कर लेती है। ऑफलाइन के लिए हमारा सेंटर है HRDC या नागपुर यूनिवर्सिटी का अपना अलग सेंटर है रिसर्च का, जहाँ पे सभी फैकल्टियों के, कॉमन फैकल्टियों के कोर्स वर्क होता है पीएचडी का। कोर्स वर्क में सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि कैसे आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, कैसे आपको हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ लोकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड हाउ टू सेलेक्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है और सेलेक्ट कैसा करना है आपको प्रॉब्लम्स को। पॉपुलेशन क्या होती है, व्हाट इज द पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होते हैं, सेंसिस क्या होते हैं, ठीक है, और सैम्पलिंग क्या होती है, डिजाइन क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल बिटवीन ऑफ डिफरेंस वो क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे सिखाई जाती हैं, सब कोर्स वर्क के अंदर सिखाई जाती हैं। कोर्स वर्क में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। रिसर्च एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, छोटा फील्ड नहीं है। रिसर्च, री का मतलब अगेन, सर्च का मतलब ढूंढना, अगेन टू इन्वेस्ट, किसी चीज़ को बार बार करना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको कि रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंशन और डिस्कवरी, ये 4 चीज़ होती हैं रिसर्च, ठीक है। इनमें क्या रहता है, एक कन्फ्यूजन सा बना रहता है, ठीक है। रिसर्च का मतलब क्या होता है, अगेन टू इन्वेस्ट, किसी चीज़ को बार बार खोजना, उसको बोलते हैं हम रिसर्च। फिर उसके बाद आती है डिस्कवरी। डिस्कवरी में क्या रहता है, डिस्कवरी में क्या रहता है कि कोई चीज़ पहले से ही है, पहले से मौजूद है और लेकिन हमें उसको पता नहीं है, ठीक है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, सिंधु सभ्यता पहले से ही है लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता था। हड़प्पा की सभ्यता वो पहले से ही है लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे प्राचीन तथ्य हैं, ये पहले से ही हैं लेकिन हमें नहीं पता। उसके बाद में हमने इनको खोजा, खोजने के बाद हम उसको नाम देते हैं डिस्कवरी का। आपने देखा होगा जब चैनल पे डिस्कवरी चलती है, डिस्कवरी का एक चैनल होता है, उस पर क्या होता है, नए नए एनिमल्स ढूंढते हैं, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स अलग अलग तरीके के ढूंढते हैं। वो पहले से ही है, एनिमल आज ही पैदा नहीं हुआ, पैदा बहुत दिनों से है लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो हमने उसके बारे में उसको देखा, खोजा, उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद में यह जाति पहले से ही है, ठीक है, यह कैटेगराइज पहले से ही है, तो हमें उसको ढूंढने के बाद हमने आइडेंटिफाई किया उसको, तब जाके हमने उसका नाम दिया डिस्कवरी का। फिर आता है इन्वेंशन। इन्वेंशन वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम बनते हैं, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल, मोबाइल किसी ने बनाया, मोबाइल, एरोप्लेन किसी ने बनाया, टेबल किसी ने बनाई, ठीक है, बोर्ड किसी ने बनाया, चौक किसी ने बनाई। इन्वेंशन उसको बोलते हैं जो नया एक आविष्कार होता है, ठीक है, नई चीज़ होती है। जैसे अभी AI आया है, AI पहले तो नहीं था, आज से 5 साल पहले चले जाओ आप, बिफोर 5 ईयर चले जाओ आप, नई AI था। आफ्टर दैट और कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी। अभी जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट में स्पोर्ट्स साइंसेज है, ठीक है, आजकल सेंसर आ गए हैं, ठीक है। फुटबॉल अगर आप देखेंगे, रिस्ट बैंड आ गया, ठीक है, और आप देखेंगे जैसे हम कपड़े पहन रहे हैं, जो फुटबॉल वालों की किट होती है उसमें सेंसर लगाया जाता है, चिप्स लगाए जाते हैं, जिससे कि वो कोच को आइडेंटिफाई करता है, कोच को बताता है कि आपका प्लेयर थक चुका है, टायर्ड हो चुका है, इसकी हार्ट बीट ऐसी हो गई है, BP डाउन हो गया है, या ऑल कंडीशन वो उसको बता देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वेंशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ होती है कि हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। सपोज दैट मैं नया आया हूँ, ठीक है, और मैंने आपको एक लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद में आपके मन में आता है कि नहीं यार, मुझे इनके बारे में जानना चाहिए, ये कौन है, कहाँ से आई, कैसे आए, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या इन्होंने पढ़ा है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जैसे कोई थीफ होता है, कोई मर्डर कर देता है, मर्डर करने के बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ज़बरदस्त तरीके की इन्वेस्टिगेशन करती है। उसका घर भी देखेगी, उसके इक्विपमेंट्स भी देखेगी, उसके फैमिली मेम्बर से मिलेगी, उसके जो आसपास के मेंबर्स है सबसे मिलेगी। तो रिसर्च में 4 चीज़ों का याद रखना है अपने को। रिसर्च क्या होती है, डिस्कवरी क्या होती है, इन्वेंशन क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ये 4 चीज़ें अपने को याद रखनी है रिसर्च के अंदर।
तो हम अभी पेपर की बात कर रहे थे। तो ये आपको मैंने बताया कि 50-50 क्वेश्चन की दो चीज़ें आएंगी, दो टॉपिक्स आएंगे। 50 नंबर में 20 नंबर पे क्वालिफाई करना है आपको। 20 मार्क्स आपको रिसर्च में लेके आने हैं, 20 मार्क्स आपको सब्जेक्ट में लेके आने हैं। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई होने का, ठीक है। और उसके बाद में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम आपको 50 से अबाउ लेके आने हैं। 50 पे आपका कैटेगरी वाइज होगा, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो इनका कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी कट ऑफ कितनी होती है, इसकी कितनी होती है। तो वैसे तो ये मानते हैं जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में रहता है 60-40 का रेशो रहता है, 60-40 का रेशो रहता है। 40 क्या होता है? 40 जो मैंने आपको बताया 20 पे आपको क्वालिफाई करना है। टोटल कितने मार्क्स होंगे? 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे 50 का रखा है, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 60 का होता है कि आपको मिनिमम 60 मार्क्स लेके आने हैं, तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक का ये प्रोसेस है। तो ठीक है, अभी हम आगे थोड़ा सा पेपर के बारे में बताएंगे। अभी क्या है पेपर का, यहाँ पे ये दो पेपर्स हैं, ठीक है। पहला है रिसर्च का, दूसरा है सब्जेक्ट। इसमें 20 सब्जेक्ट हैं हमारे। ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये इसके अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहला, इसमें क्या होती है, 10 यूनिट्स होती है, 1 to 10 यूनिट्स होती है, 1 to 10 यूनिट। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बांटा गया है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च का इंट्रोडक्शन बताना है आपको, क्या है इंट्रोडक्शन रिसर्च का, ठीक है। उसके बाद में रिसर्च कितने प्रकार की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार की होती है। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्या होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हाउ मैनी टाइप्स, कितने प्रकार के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका वेरिएबल्स आते हैं। व्हाट इज द वेरिएबल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें इसके अंदर रिसर्च के अंदर पढ़नी है। इसमें स्टैटिक्स भी इंक्लूड है। स्टैटिक्स जैसे कि हम रिसर्च में मैं बता रहा हूँ आपको, सिनॉप्सिस में कितने चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये उसके बारे में हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफाई ऑफ रिसर्च, हाउ मैनी टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, सेंसस क्या होते हैं, सैंपल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिज़ाइन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेस्ट इन यूज ऑफ रिसर्च या रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। उसमें आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, आर टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, मैन बैटनी यू टेस्ट, इनके बारे में हम सबको पढ़ना है, ठीक है। और इसके हमारे जो अभी जो सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स में से हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे, एक यूनिट्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वालिफाई कितने पे करना है, मिनिमम क्राइटेरिया 20 का है, हमें 20 मिनिमम क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ क्वालिफाई का है, ठीक है। मिनिमम कि आपको 50 में से 20 मार्क्स चाहिए, 20 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। उसमें स्टैटिक्स आती है। स्टैटिक्स में हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टैटिक्स, व्हाट इज द स्टैटिक्स, ठीक है। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स, ठीक है। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन किसको बोलते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, टेबल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पी वैल्यू किसको बोलते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, टैबुलेटेड वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये हो गया। उसके बाद में वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है, वन टेल टेस्ट किसको बोलेंगे, टू टेल किसको बोलेंगे, स्क्यूनेस क्या होती है, कटोप्सिस क्या होती है। ये क्या है, ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स इन 10 यूनिट्स में मेंशन किए हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारे सब्जेक्ट की बात आती है। सब्जेक्ट में हमारा क्या है कि उसके बाद सब्जेक्ट की बात आती है। सब्जेक्ट में जैसे हमारा फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में हमारे 20 सब्जेक्ट इंक्लूड है। पहला आता है हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा। सेकंड है एनाटॉमी एंड फिजिकल एजुकेशन, फिजियोलॉजी। थर्ड है हेल्थ एजुकेशन इन फिजिकल एजुकेशन। फोर्थ है हमारा ओलंपिक मूवमेंट,
व्हाट इज द ओलंपिक मूवमेंट्स, क्या है? एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक। उसके बाद में 5th नंबर का आता है ऑफिसिटिंग एंड कोचिंग, एंड 6 नंबर का है योगा एजुकेशन। 7 नंबर का है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 10वें नंबर का सब्जेक्ट आता है स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। 11 नंबर का आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, और 12th नंबर का आता है स्पोर्ट साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। 11 नंबर पर आता है स्पोर्ट मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। 14 नंबर का आता है टेस्ट ऑफ मेजरमेंट एंड एवल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। 15 का आता है 16 का आता है रिसर्च एंड स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। द व्हाट मीन यू डिफरेंस इन द रिसर्च एंड फिजिकल एजुकेशन? थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। 19 नंबर का आता है अप्लाइड स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन, एंड 20 नंबर का आता है डोपिंग। ये 20 सब्जेक्ट्स हमारे फिजिकल एजुकेशन के हैं, और ये भी 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इनका भी क्या है, इनके भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, और मिनिमम 20 पे क्वालिफाई है, ठीक है। तो टोटल हमें कितना करना है, टोटल हमें 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं, ठीक है। और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 मार्क्स का, और 40 पे सिर्फ हम क्वालिफाई हो रहे हैं, 40 पे हम क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन जो उसका रेशियो है वो 50 मिनिमम चाहिए, 50, ठीक है। इससे अबव आएंगे तो आपका ये आप मेरिट में इनटेक करेंगे, मेरिट में आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, अपने प्लेस पे आने की कोशिश करेंगे। ये आपका पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है। मैंने इसको रिसर्च के बारे में बताया, आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, और रिजल्ट आने के बाद में क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। जैसे आपका आज रिजल्ट आ जाता है, ये रिजल्ट हो गया, रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। रिजल्ट होने के बाद में क्या काम करना है, आपका जो भी रिसर्च सेंटर है, आपका जो भी रिसर्च का सेंटर है, जो रिसर्च सेंटर है, जैसे हमारा रिसर्च सेंटर पीजीटीडी है, हमारा जो रिसर्च का सेंटर है पीजीटीडी है, वो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, ये फिजिकल एजुकेशन ये हमारा है, ठीक है। और इस रिसर्च सेंटर की कोऑर्डिनेटर कौन है अभी? प्रोफेसर डॉक्टर माधवी मार्डिकर मैडम, ये हमारे रिसर्च सेंटर की कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है। यहाँ पे जाना है इस सेंटर में जाने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट है वो आया, और डॉक्यूमेंट्स आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन यूजी पीजी की मार्कशीट, जिसका नेट सेट क्वालिफाई हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स, जिसका एमफिल क्वालिफाई हुआ, जो एमफिल के बेस पे एडमिशन ले रहा हूँ उसकी एमफिल की डिग्री, और ये एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये जाने के बाद रिसर्च सेंटर पे आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद में वहाँ से आपको एक ओसी लेनी है, ओसी ये याद रखना, ठीक है। ओसी भी बोलते हैं इसको, या रिसीविंग भी बोलते हैं। पीएचडी करते हुए ध्यान रखना है, ये रिसीविंग आपको जरूर लेनी है, ये मैंडेटरी है, इट शुड बी कंपलसरी इन फ्यूचर। क्या होता है कि जब आप पीएचडी में जाते हैं, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, डिपार्टमेंट में किसी ने लेके इधर से इधर रख दिए, तो आपके डॉक्यूमेंट तो उन्हें मिल नहीं पाएंगे फिर, है ना। तो वो आपको ब्लेम करेंगे, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। अगर आपके पास में ये ओसी है तो आपके पास में प्रूफ है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, हमने सबमिट किए इस डेट में, उसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मैंडेटरी है, इन फ्यूचर में भी मैंडेटरी है कि आपको ओसी लेना है, ठीक है। यहाँ पे जाकर रिसर्च सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में आपका मेल आ जाएगा डिपार्टमेंट में, मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा। उस ग्रुप में आपको जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। मिलने के बाद में क्या होगा कि आपका सबसे पहले गाइड का अलॉट होगा, गाइड होगा, या सुपरवाइजर भी बोलते हैं, सुपरवाइजर ये दोनों एक ही है, ठीक है, गाइड या सुपरवाइजर, ठीक है। ये आपको यहाँ से या तो डिपार्टमेंट अलॉट करके देंगे, अगर डिपार्टमेंट से नहीं लेना चाहते आप, अगर आपको अपनी इच्छा से कोई लेना है तो आप गाइड को अपने सेलेक्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये देखना है आपके जो गाइड है उनके अंडर में सीट कितनी है, ठीक है। एक मैं आज आपको सीट को भी एक छोटा सा एक क्राइटेरिया बता देता हूँ कि सीट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके अंडर में कितनी सीटें हैं, क्या होता है।
जिसके अंडर में क्या होता है, जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक होता है एसोसिएट, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर, एक होता है प्रोफेसर। ये तीन कैटेगरी होती है हमारे प्रोफेसर की। सबसे पहला असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर, तीसरा होता है प्रोफेसर। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसके अंडर में 4 सीट आती है, पीएचडी की 4 सीटें होती है उसके अंडर में, पीएचडी की, ठीक है। और जो एसोसिएट होता है उसके अंडर में 6 सीटें होती हैं पीएचडी की, और जो प्रोफेसर होता है उसके अंडर में 8 सीटें होती हैं पीएचडी की, ठीक है। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उनके अंडर में कितनी सीटें हैं और अभी कितनी फुलफिल हैं और कितनी अभी वैकेंट हैं, कितनी खाली हैं। उसमें एक यूनिवर्सिटी पीएचडी सेल पे क्या काम करती है, अपनी लिस्ट एक जारी करती है, एक लिस्ट जारी करती है, ठीक है। उस लिस्ट में सभी गाइडों के नाम आते हैं, किसके अंडर में कितने स्टूडेंट्स अभी करंटली हैं या कितने का बैक डेट हो चुका है और अभी कितनी वैकेंट हैं। ये लिस्ट पीएचडी सेल जारी करती है हर यूनिवर्सिटी की। सभी यूनिवर्सिटी की पीएचडी सेल अलग अलग होती है जो पीएचडी का रिसर्च वर्क देखती है। ये याद रखना, अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 4 टाइप्स की होती है। पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी, तीसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और चौथी होती है डीम यूनिवर्सिटी। ये 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं और हमारे भारत के अंदर 1100 प्लस यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है। कितनी? 1100 प्लस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये याद रखना। आज ही मैंने जो आपको इतना बताया पीएचडी के बारे में, तो थोड़ा सा आपको इस पर फोकस रखना है। और आपके पेपर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, बहुत सारा प्यार। आप ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करें और आफ्टर दैट यू आर द जॉइन दिस योर सेलिब्रेशन डे। ओके, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।